Hey, good afternoon, guys. How are you? How's your preparation? कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोग की? Let's wait for a couple of minutes. बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे. ठीक है. तो हमने इकोनॉमी कर ली थी लास्ट वाले सेशन में. इकोनॉमी में हमने किया था आपका तो बेसिकली सिस्टम्स हमने करे, इकोनॉमिक सिस्टम्स की आपका व्हाट डू यू कॉल दैट, कैपिटल इकोनॉमी क्या हो रही है ना, मिक्स्ड क्या होती है, या फिर आपकी व्हाट डू यू कॉल दैट, कैपिटल हो गई थी, मिक्स्ड हो गई थी, सोशलिस्ट हो गई थी. हमने ये तीनों इकोनॉमीज पढ़ ली थी. ठीक है, क्लियर है. और अगर आपने मिस कर दिया था लेक्चर या फिर नहीं लिया था, ठीक है, तो आप जाके, मैंने वो जो वीडियो थी वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो. कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझसे पूछ लेने का. ठीक है. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है, कोई भी इकोनॉमी है, वो 100% सोशलिस्ट हो जाए, है ना, 100% समाजवादी हो जाए, ठीक है, या फिर 100% आपकी कैपिटलिस्ट हो जाए, पूंजीवादी हो जाए. ठीक है, ऐसा नहीं होता. कुछ ना कुछ डिग्री जो है उसपे आपको कैपिटलिज्म की मिलेगी, कुछ ना कुछ डिग्री आपको उसमें सोशलिज्म की मिलेगी, सोशलिस्ट पे मिलेगी. ठीक है. हमने एग्जांपल्स भी शेयर किए थे. मैंने कहा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें यूएस जो है बहुत ज्यादा मैच करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ. ठीक है. इंडिया की हमने बात करी थी. मैंने बताया था इंडिया जो है आपकी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है. यहाँ पे क्या मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके दोनों के पास होते हैं. आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी कंट्रोल करते हैं और आपके आपके पब्लिक सेक्टर वाले भी कंट्रोल करते हैं. ठीक है. ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है. ये थोड़ा बेसिक था इकोनॉमी आपको समझाने का. अब हम वहां से शुरू करेंगे जहां से इकोनॉमी बेसिकली शुरू होती है, कि मतलब पैसा. ठीक है, मनी. ठीक है, मनी है क्या, हमारा क्या मतलब है मनी बोलने से. ठीक है, किधर से स्टार्ट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपन ने वो पढ़ने का. ठीक है. मनी वही मतलब एक्सचेंज करने के लिए. जैसे मान लेते हैं आप अभी बाजार जाते हो, है ना, अभी आप बाजार जाते हो तो बाजार में फॉर एग्जांपल आपको किताब खरीदनी है ना, तो किताब खरीदते हो तो आप क्या करते हो, शॉपकीपर को क्या देते हो, कुछ पैसे देते हो, मनी देते हो, करेंसी देते हो. समझ रहे हो. तो आज वही हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये जो हम मनी देखते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली है क्या. ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स से हम उसको कैसे देखते हैं. क्लियर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज. अच्छा, जब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास मनी है ही नहीं. अभी तो हमारे पास करेंसी है. ठीक है. अभी मानते हैं आपके पास ये है नहीं, ठीक है, और आपको खरीदनी है एक लक्ष्मीकांत की बुक. ठीक है. आप मार्केट गए. ठीक है. आप मार्केट गए, मार्केट जाके आपने दुकानदार को बोला, भाई साहब एक काम करो, मुझे एक लक्ष्मीकांत की किताब चाहिए. ठीक है. अब बुक जो है वो किसके पास है, बुक सेलर के पास है ना. अब मनी प्रचलन में नहीं है, मुद्रा प्रचलन में नहीं है, करेंसी प्रचलन में नहीं है ना, तो आप उस बुक को कैसे खरीद सकते हो, बताओ. करेक्ट. व्हीट या राइस से आप एक्सचेंज तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो मना करते शॉपकीपर, नहीं जी, देखो यार, मुझे ना, मेरे पास गेहूं बहुत रखा है, चावल भी बहुत रखे हैं, ठीक है, मुझे ना, मुझे सच में राइस वाइस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं लक्ष्मीकांत तो आपको दे दूंगा,
ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत देने के एवरेज में आपको मेरे को ना टमाटर देने पड़ेंगे। मेरे पास ना टमाटर की बड़ी कमी है, या फॉर दैट मैटर मुझे प्याज चाहिए, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मंजीत तुम्हारे पास मान लेते हैं कि 2 क्विंटल गेहूं है। आपको पता ना 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो आपके पास 200 किलो गेहूं है, 2 क्विंटल गेहूं है, ठीक है। अब 2 क्विंटल गेहूं है, बट आप जब पहुंचे शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर कह रहा है मुझे नहीं, देखो भाई ऐसा है, ये मैं दूंगा तो सही आपको, लेकिन मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए। अब आपके पास है, ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास तो है गेहूं, शॉपकीपर मांग रहा है टमाटर, ठीक है। अब शॉपकीपर मांग रहा है टमाटर, तो आप क्या करोगे, आपको अब ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा कोई ऐसा जो क्या ढूंढ रहा हो, गेहूं ढूंढ रहा हो, और जो ढूंढ रहा हो वो उसके पास क्या होना चाहिए एक्सेस में, टमाटर। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मनी प्रचलन में नहीं है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है, कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको तो कुछ चाहिए ही चाहिए, आप जिसे खरीदने चाह रहे हो उसको उस मटेरियल की नीड होनी चाहिए जो आप बेच रहे हो या जो आप दे रहे हो, ठीक है। अगर उसको नहीं है तो कोई तीसरा बंदा होना चाहिए। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे क्या है, अब बार्टर तो आपको समझ आ गया, बार्टर होता क्या, जो मैं भी समझाने की कोशिश करता, आपको बार्टर समझ आ गया, ठीक है। जो बार्टर में जो आपकी डिसएडवांटेज क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। मतलब उन दोनों, जो जिन बंदों के बीच में ट्रेड होना है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। समझ आ गया? पहला तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पानी पीता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ना ज्योग्राफी क्लास तो छोड़ दो, टेस्ट भी नहीं दिया लोगों ने। वो देख रहा था मैं, कुछ 42 लोग उस पर्टिकुलर बैच के अंदर है, जो मैंने क्वेश्चन डाला उस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, सिर्फ 3 अटेम्प्ट है, 42 में 3, ठीक है। तो वो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाँ देखा पीयूष मैंने तुम्हारा, बट क्वेश्चंस बहुत गलत हुए तुम्हारे भी। एक बार चेक करो क्यों गलत हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आइडली गलत नहीं होने चाहिए थे। मतलब 50% जो आपका स्कोर है, दैट शुड हैव बीन समवेयर अराउंड 70-80%। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगी, मतलब दो लोगों को जब तक सेम चीज नहीं चाहिए होगी, ठीक है, जिस चीज को वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंजीत को चाहिए लक्ष्मीकांत की बुक, मंजीत के पास गेहूं है। जब वो दुकान पे गया, शॉपकीपर मांग रहा है टमाटर। इस केस में क्या है, जहां से वो बुक लेने जा रहा है वहां पे उसकी भी सेम नीड होनी चाहिए। जैसे मंजीत के पास गेहूं है तो उसको भी गेहूं चाहिए हो। तो पहला प्रॉब्लम क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरा संयोग होना चाहिए मांगों का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। मतलब कम से कम जहां ट्रेड तभी पॉसिबल होगा अगर उनकी मांग जो है ना एक दूसरे को मैच कर रही होगी, ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, जैसे मंजीत, फॉर एग्जाम्पल, अब मंजीत को लेनी थी लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। तो मंजीत गया बुक सेलर के पास, बुक सेलर कह रहा नहीं जी भाई साहब मुझे चाहिए टमाटर। अब मंजीत को मार्केट में घूमना पड़ेगा ना, कि अपने गेहूं देके वो टमाटर कहाँ से ले सकता है ना। तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, भाई खर्चा वर्चा भी होगा, मार्केट में घूम रहा है बेचारा वो, है ना। तो क्या हो गया, जो आपकी सर्च की कॉस्ट है, जो आप खोज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बंदे की, जो आपकी रिक्वायरमेंट को
मीट करता हो, ठीक है, अब उसमें भी टाइम लग रहा है, उसमें भी पैसे आपके लग रहे हैं, समझ रहे हो ना? हेलो, समझ आ गया? तो सर्च कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, दोनों के दोनों हाई हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अभी मंजीत के पास तो मान लेते हैं गेहूं थे अभी, ठीक है, तो गेहूं तो नॉर्मली खराब नहीं होते, बट इफ इन केस फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, चलो मंजीत के पास गेहूं की जगह दूध होता, ठीक है, अब ये दूध के बदले इसको लक्ष्मीकांत चाहिए होती, है ना? तो एक टाइम है ना कि अगर लक्ष्मीकांत मतलब ऐसा बंदा ढूंढते ढूंढते जिसको दूध की जरूरत हो, ठीक है, वो उसके बदले टमाटर इसको दे, तो ऐसा हो सकता था ना कि इन द मीन टाइम दूध खराब हो जाता। तो जो भी आपकी पेरिशेबल जो कमोडिटीज है ना, जो भी आपकी नाशवान वस्तुएं हैं, उनका लॉस हो जाता, उनमें हानि हो जाती है ना? चौथा क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, आप अगर देखोगे अभी जब मुद्रा प्रचलन में है, ठीक है, तो आप देखोगे चारों तरफ कुछ डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है ना, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मार्केट के अंदर बाटर सिस्टम होता है ना, अब बाटर सिस्टम है, ठीक है, अब बाटर सिस्टम है ना, बाटर सिस्टम में क्या होगा, बाटर सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल हम लोग सारे खाना खाते हैं, है ना, रोटी वोटी खाते हैं, तो वीट की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट में ये आ जाएगी, मतलब वीट की डिमांड है चारों तरफ, ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, क्या चाहेगा वो कोई ऐसा प्रोफेशनल ले जिसमें गेहूं की पैदावार हो, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको मार्केट में लोग ऐसे दिखने लग जाएंगे जो सिर्फ गेहूं गेहूं पैदा कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिवीजन है या फिर जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर खत्म हो जाएगा मार्केट से, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी से खत्म हो जाएगा अगर आपका बार्टर सिस्टम होगा तो, ठीक है। तो हमने अभी बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज देखी। डिसएडवांटेज में क्या क्या है, सबसे पहला तो कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या था, जो आपकी सर्च कॉस्ट है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो आपकी काफी हाई हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, वो खराब हो सकती हैं, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर या फिर आपका स्पेशलाइजेशन को, ठीक है, उसको ये प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो अगर कोई कल को क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है, ये मैं आपको बना के दे दूंगा नोट्स, मुझे लग रहा है इकोनॉमी में देने चाहिए, बट फिर भी आप रनिंग नोट्स बनाते रहना जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सो दैट अब लिखते रहो उसको। यहां तक क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता है इतना शॉपकीपर की डिमांड ही चेंज हो जाए। अच्छा जी, लिख लिख के मेरी राइटिंग थी, मेरी राइटिंग प्योर डॉक्टर्स की है, प्योर डॉक्टर्स की है, और अगर मैं उसे थोड़ा सा सही से तरीके से बैठ के लिखता हूँ तो ठीक हो जाती है। लिखने से ही होगा यार, कुछ नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक आपने देखा कि बार्टर सिस्टम में हम क्या कर क्या रहे हैं। बार्टर सिस्टम में अभी हम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोई कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल जाए, जैसे कि अभी हम शॉपकीपर से लक्ष्मीकांत खरीदने गए थे, वो टमाटर मांग रहा था, तो कुछ ऐसी चीज जो कि कॉमन हो जाए, ठीक है, वो
उसको ले ले मेरी गेहूं के बदले में या वट, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां से एक चीज तो समझ आ गई होगी, जो आपकी मनी है, जो आपकी मुद्रा है, ठीक है, जो आपका पैसा है, ठीक है, इसका अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं, जो मैंने मतलब बहुत ही बेसिक जो इसका कार्य है, जो इसका बहुत ही बेसिक यूज है, पहली चीज तो क्या है इसका? पहली चीज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम को क्या बोलते, मतलब इसको अगर हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोले तो विनिमय का माध्यम, ट्रेड किसमें होगा, उसका माध्यम। ठीक है, तो अभी आजकल के जमाने में क्या है, रुपए, तो मैंने गेहूं बेच के रुपए लिए, रुपए जाके मैं दुकान पे पहुंचा, उसको बोला भाई साहब ये मुझे दे दीजिए। ठीक है, वो क्या करेगा, वो मुझे पैसे लेकर के मुझे लक्ष्मीकांत दे देता है। सो बेसिकली अभी जो मुद्रा है, जो जो पैसे हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले मनी जो है, मुद्रा जो है, उसका सबसे पहला काम क्या हो गया? सबसे पहला काम जो उसका प्राइमरी काम है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, आप बाजार जाते हो। ठीक है, आप बाजार जाते हो, बाजार में आप फॉर एग्जाम्पल चाय की दुकान पे गए, आप पूछते हो सर चाय, भैया चाय कितने की दी आपने? वो बोला 10 रुपए की चाय है ना। आप बुक सेलर की दुकान पे गए, आपने पूछा लक्ष्मीकांत कितने की, उसे बताया भाई लक्ष्मीकांत 450 रुपए की है। ठीक है, चाय 10 रुपए की थी, लक्ष्मीकांत 450 रुपए की। ठीक है, आप बाहर निकले, मेट्रो में चढ़ गए। ठीक है, मेट्रो में जब चढ़ रहे थे तो आपने जाके टोकन चेक किया, भाई साहब मुझे फॉर एग्जांपल दिल्ली में है आप, ठीक है, और करोल बाग से आपको गुड़गांव जाना है। ठीक है, तो आपने बोला भाई साहब गुड़गांव जाना है मेरे को, और सिकंदरपुर की मुझे एक टोकन दे दो, है ना। वो कहता ठीक है सर, एक काम करो आप 50 रुपए दे दीजिए। तो यहाँ पे पैसा क्या कर रहा है? यहाँ पे पैसा क्या कर रहा है? यहाँ पे पैसा क्या कर रहा है? वैल्यू मेजर कर रहा है। क्या कर रहा है? वैल्यू मेजर कर रहा है। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं का वेट आप किसमें मांगते हो, मापते हो नॉर्मली? केजी में, ग्राम, केजी, है ना। दूध किसमें नापते हो आप? लीटर, मिलीलीटर, है ना। ऐसे ही नापते हो। लंबाई किस पे नापते हो? मीटर, किलोमीटर। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है पैसा? पैसा भी एक तरह से वैल्यू मेजर कर रहा है। आप मेट्रो में चढ़े, ठीक है, आपको दूर जाना था, 50 किलोमीटर जाना था, उसकी टिकट आपको वो दे रहा है, मतलब वो जो सर्विस है उसको उसने मेजर करके दे दिया, भाई साहब ये जो सर्विस है आपको 50 रुपए की मिलेगी। मतलब उसकी वैल्यू को पैसे ने मेजर किया है, 50 रुपया। आप दुकान पे गए, लक्ष्मीकांत की बुक आपने खरीदी, है ना, तो लक्ष्मीकांत जी ने जो पूरी बुक लिखी है, जो कुछ भी सब उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी सर्विसेज का मेजर करके पैसे ने आपको दे दिया कि भाई साहब 450 रुपए की ये बुक है। आप चाय वाले की दुकान पे गए, चाय वाले ने बोला कि भाई साहब आपको मैं चाय जरूर दूंगा, बट चाय ये जो पड़ेगी आपको ना, 10 रुपए की चाय पड़ेगी। अगर पैसा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, चाय वाले के पास जाते, अच्छा 2 किलो गेहूं में मैं आपको एक चाय दूंगा, ये 2 किलो गेहूं, लेकिन मैं 5 किलो आपसे राइस लूंगा। भाई साहब ऐसा करो, आपको मैं चाय तो दूंगा, बट आप एक कटेल लेके आइए, है ना। पैसे आने के बाद रिस्पेक्टिव आप अपना कटेल अपने पास जाके मार्केट में बेच दीजिए, आप जो मर्जी करके आइए, आप मेरे को 10 रुपए दे दीजिए। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसके दो प्राइमरी फंक्शन पूछूं आप लोगों से कि पैसा जो है, मनी जो है, इसके दो प्राइमरी फंक्शन कौन से हुए, दो प्राथमिक कार्य कौन से हो गए? पहला, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन करता है ये। दूसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम। क्लियर है नहीं?
बताइए। मनजीत, हम बात अभी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तुम डॉलर में पहुंच गए हो। जब हम डॉलर पे आएंगे तब तो रुपए पे आ जाओगे। बी लिमिटेड टू द क्लास बड़ी, ये अगर मिस हो जाएगा फिर तुम, अभी जब मैं क्वेश्चन डालूंगा ना फिर आपके फिर समझ ही नहीं आएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ नहीं आएगी। ये इतनी बेसिक क्लास है, मैं जानबूझ के उतना वहां लेके चल रहा हूँ आपको। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं डॉलर पे जा ही नहीं रहा। जो आप स्टेबल की बात कर रहे हो उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं इकोनॉमी में। यहाँ इतना समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो आपका मनी है, जो आपकी मुद्रा है, जो आपके पैसे हैं, ठीक है, मनी के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो जिनको हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। एक तो आपका वैल्यू ऑफ मनी है, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां तक क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? कल को एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे सीधा सीधा लिखा आता है। यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी। यूपीएससी तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, जो आप रटते हो वो स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी दे देता है वो। इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, साइलेंस शोज की सबको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके दो प्राथमिक फंक्शन हो गए, जो इसके दो प्राइमरी फंक्शन हो गए। एक तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो गई, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गई। ठीक है, तो अभी जो हमने मनी के दो फंक्शन देखे, पहला क्या था, जो उसके प्राइमरी फंक्शन जो हमने देखे, जिसको आप बोल सकते हो प्राथमिक कार्य। नंबर वन, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कर दिया था। ठीक है, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हिंदी में आप बोलते हो उसको मूल्य मापन, और इसको आप बोलते हो विनिमय विनिमय माध्य। ठीक है, क्लियर है? तो मनी के दो प्राइमरी फंक्शन है, आपका मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये तो उसके प्राइमरी हो गए। ठीक है, अब इस प्राइमरी फंक्शन की वजह से, ठीक है, इसके कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनको हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, या फिर हम सहायक कार्य बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन या सहायक कार्य। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखते हो, STD। ठीक है, S फोर स्टोरेज,
ट्रांसफर, डी फॉर डेफर्ड। ठीक है, स्टोरेज मतलब आप वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो, जैसा 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, पैसों को आप इकट्ठा करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, जो आप स्टोर करके बैंक अकाउंट में रखते हो, जो कुछ भी रखते हो, अपने घर पे रखते हो, वो उसका सेकेंडरी फंक्शन है, मूल्य का संचय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्जर है, उसकी पोस्टिंग है ना लद्दाख में, राइट, लद्दाख में, और उसकी फैमिली फॉर एग्जाम्पल रहती है तमिलनाडु में। ठीक है, अभी उसको पैसे भेजने का है, राइट, पैसे भेजेगा तो क्या करेगा, वहां से उधर से इधर भेज देगा। पहले जमाने मनी ऑर्डर वगैरह होता था, अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफर सेकंड्स में होता है। ठीक है, तो मनी का एक सेकेंडरी फंक्शन ट्रांसफर भी है। ठीक है, समझ रहे हो, मूल्य का स्थानांतरण। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट होती हैं, जैसे मान लेते हैं आपने एक आईफोन खरीदा, ठीक है, ये मूल्य का संचय हो गया, मूल्य का स्थानांतरण, स्थानांतरण, और ये डेफर्ड पेमेंट मतलब, जैसे मान लेते हैं आपने एक आईफोन खरीदा, ठीक है, आईफोन कैसे लोग खरीदते हैं, जैसे 2-2 लाख रुपए का फोन होता है ना, तो क्या करते हैं, इस 2 लाख रुपए को 10 से 12 इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, किस्तों पे फोन खरीद लेते हैं, मतलब छोटी छोटी किस्तों में तोड़ देते हैं, मतलब एक बड़ी पेमेंट थी उसको छोटी छोटी पेमेंट्स में तोड़ दिया। इसको क्या करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट या स्थितिक या स्थगित भुगतानों का मानक। डेफर्ड है मतलब आपने क्या किया, जो आपकी पेमेंट्स है आपने आपने उसको आगे बढ़ा दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, तो उसके प्राइमरी फंक्शन क्या थे गाइस, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसकी वजह से इसके जो सेकेंडरी फंक्शन थे वो आपके 3 हैं, कौन कौन से हैं, STD, स्टोरेज, ट्रांसफर, डेफर्ड पेमेंट। स्टोरेज मूल्य का संचय, ट्रांसफर मूल्य का स्थानांतरण, तब यहां से लेकर के आपने दूसरी जगह भेज दिया। डेफर्ड पेमेंट आपने क्या किया, भुगतान को स्थगित कर दिया। भुगतान छोटे छोटे पार्ट्स में आप अलग से कर रहे हो, किस्तों पे, जैसे आप फोन वोन लेते हो, ब्याज पे आप खरीदारी करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, डेफर्ड पेमेंट। ये इसके सेकेंडरी फंक्शन। तो क्वेश्चन में कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। वहां पे आपको लिख देगा सीधा सीधा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फिर लिख देगा ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट, स्टोरेज। पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो उसके सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है। अब मनी के कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जो उसके कंटिंजेंट फंक्शन है, मतलब उसके प्रासंगिक कार्य है। मतलब पैसा है, ठीक है, तो पैसे के अलग से अपने कुछ और कार्य भी हैं, ठीक है, जिसको हम प्रासंगिक या कंटिंजेंटी फंक्शन उसके बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा क्रेडिट सिस्टम है, जैसे शेयर बाजार हो गया, है ना, आपका शेयर मार्केट है पूरा का पूरा, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह जो आप लेते हो, ठीक है, जो आपको शेयर्स किस, मतलब ऐसे ही अभी तो इलेक्ट्रॉनिकली एलोकेट हो जाते हैं, पहले क्या होता था, पहले वो आपको पेज बेस्ड टाइप देते थे, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंटिंजेंट फंक्शन है मनी का, समझ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्टोरेज नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि ये उसके एवज में आप जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर लेके रखा है, शेयर की डेफिनेटली मॉनेटरी वैल्यू होती है, लेकिन वो डायरेक्टली वैल्यू नहीं है वो, है ना, आप जाओगे शेयर दोबारा बेचोगे तब जाके आपको पैसे मिलेंगे, तो वो कंटिंजेंट फंक्शन है। सिमिलरली, जैसे हम मार्केट में, मुझे कोई बिजनेस खोलना है ना, तो बिजनेस खोलने के लिए जो फैक्टर्स मैं इकट्ठे करता हूँ, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपको फैक्ट्री चलानी, तो सब फैक्ट्री चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या, लैंड चाहिए होगी, है ना,
तो जमीन लेने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये क्या हुआ? पैसे लेने के लिए आपको क्या चाहिए? जमीन लेने के लिए पैसे चाहिए। तो इसका क्या हुआ? कंटिजेंट फंक्शन हो गया, प्रासंगिक कार्य हो गया, है ना। और फैक्ट्री में लैंड से तो काम चलेगा नहीं, मुझे और क्या चाहिए? उसके साथ साथ मुझे और सारी चीजें चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कैपिटल चाहिए, मशीन मशीन खरीदने के लिए चाहिए, है ना। लोन पे ब्याज ब्याज लेते हैं, मतलब लोन पे पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर उसमें काम करने वाले जो लोग चाहिए, है ना, काम करने वाले लोग क्या होंगे? वो आगे आएंगे तो लेबर वगैरह चाहिए होगी, तो लेबर किससे आएगी? पैसों से आएगी। तो इसके ये कंटिजेंट फंक्शन है। ठीक है। तो जरा हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग, मुझे लग नहीं रहा, सही से तरीके से ध्यान दे रहे हैं। प्राइमरी ठीक है, प्राइमरी में दो थे। एक था आपका मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। दूसरा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। ठीक है। सेकेंडरी में क्या क्या है इसका? पहला स्टोरेज, मूल्य का संचयन, ट्रांसफर, मूल्य का स्थानांतरण, डेफर्ड, भुगतान का स्थगन। कंटिंजेंट क्या था आपका? प्रासंगिक कार्य क्या, कौन कौन से इसके? आपका शेयर बाजार, बॉन्ड्स। ठीक है। इसके अलावा क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप लेते हो, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है। आप पैसों को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट जैसे कर सकते हो ना। ठीक है। क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का पुनः वितरण। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है?
कूल है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, हम देख रहे थे बाटा, ठीक है, बाटर में क्या हो रहा था, आप गुड्स के बदले आप गुड्स दे रहे थे, है ना, ठीक है। अब ये बेचारे क्या करते हैं, कुछ डेवलप करेंगे, है ना, तो मनी एकदम से तो नहीं आ गई, मनी के आने से पहले अभी गुड टू गुड कर रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ कमोडिटीज थी, ठीक है, कुछ वस्तुएं थी जिनको ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करने लगे, जैसे कोकोआ बीन्स, कोकोआ कॉफी के बीन्स होते हैं ना, बीज, ठीक है। आपने देखा होगा ये कुछ आयरन की कीलें है ना, आयरन नेल्स को भी यूज कर लेते थे, ठीक है, ये आपकी गोल्ड नगेट्स को भी यूज कर लेते थे, ठीक है, यहाँ तक कि जो वेल है ना, वेल के टीथ को भी ये यूज किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे, मतलब ऐसी कुछ कमोडिटीज थी जिनको यूज किया गया था, जिनको यूज किया गया था, ठीक है, इन कमोडिटी को यूज किया गया था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। गोल्ड नगेट्स हो गए आपके, आयरन की कीलें हो गई, है ना, कोकोआ बीन्स हो गए, है ना, वेल के दांत, टीथ, है ना, आपके बियर पेल्स भी हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको आप, बियर पेल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं भालू की खाल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कमोडिटीज थी जिनको यूज किया गया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, समझ गए। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही सही सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई आयरन नेल है, ये इसकी अपनी वैल्यू तो कुछ होगी ना, 1-2 रुपए कुछ तो, कुछ तक कुछ की तो होगी, या फिर मान लेते हैं आयरन की जगह गोल्ड नगेट्स हैं, गोल्ड नगेट्स मतलब छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े हैं वो, ठीक है, इसकी अपनी वैल्यू तो है ना कुछ ना कुछ। तो सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, मैं अभी एक काम करता हूं, मैं एक, जैसे आप अभी आपका 100 का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। अगर जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कौन कौन सी करेंसी का हुआ था, कौन कौन से नोट्स का हुआ था डिमोनेटाइजेशन, 500 और 100, 500 और 1000 रुपए के नोट का हुआ था, ठीक है। तो 500 और 1000 का नोट जैसे मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि आज रात को 8 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा लीगल टेंडर क्या होता है। ये आज शाम के बाद लीगल टेंडर नहीं होंगे, आज रात को 8 बजे के बाद ये 500 और 1000 के नोट आपके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, समझा रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे ही उसने उन्होंने बोला कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो आपको पता ही है कि ये एक रद्दी का टुकड़ा हो गया, मतलब उनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये 500 और 1000 के नोट अगर मान लेते हैं सोने पे बने होते, सोने के बने होते, ठीक है, तो मोदी जी आगे बोलते हैं आके, देखो ऐसा है भाई साहब, ये शाम को 8 बजे के बाद ये जो लीगल टेंडर्स नहीं रहेंगे 500 और 1000 के नोट, बट चूंकि वो सोने के ऊपर बने हुए थे, तो सोने की अपनी वैल्यू तो कुछ कुछ रहती, समझ आया। तो जो जिस कागज पे जो बने हुए थे, जिस कागज पे वो प्रिंट हुए थे 500 और 1000 के नोट, ठीक है, जैसे ही मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि भाई साहब आज रात को 8 बजे के बाद इनकी
इलीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इनका हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया वो रद्दी हो गए। कहने का मतलब ये कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी नहीं, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 थी, ठीक है। बट अगर वहीं सोना होता, सोने के ऊपर अगर वो नोट बने होते तो ऑब्वियसली इनकी कुछ वैल्यू रहती, अपनी अंदरूनी वैल्यू रहती, ठीक है। जो अंदरूनी वैल्यू होती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे मैंने भी सोने के केस में बताया, ठीक है, तो कमोडिटीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो करेंसी यूज हुई थी, ठीक है, वो मेटालिक मनी भी इन्होंने बहुत यूज करी। तो ऑब्वियसली जब मेटेलिक मनी में, जब आप मुद्रा में जब आप करेंसी लेके आओगे, तो मेटेलिक मनी में मतलब मेटल की अपनी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे चांदी के सिक्के हो गए, है ना। अब चांदी के ऊपर जो मर्जी उन्होंने लिखा हो, बट चांदी की अपनी वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी। इसी तरह से सोने के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के जब चलते थे, तो सोने की सिक्के के ऊपर क्या लिखा है उसके ऊपर वो तो अलग चीज है, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू तो है कुछ ना कुछ, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से मुझे एक चीज बताओ। जैसे मान लिया आपने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ी कमोडिटी मनी, मतलब एक हमने पढ़ी कमोडिटी मनी, ठीक है, और एक हम पढ़ रहे हैं मेटल कॉइन्स या मेटल मनी, मेटलिक मनी, ठीक है। यहाँ मतलब व्हील का टीथ या फिर आयरन पेल्स, वट कुछ ना कुछ मना है, ठीक है। यहाँ पे भी तो मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, ए में होगी, बी में होगी, दोनों में होगी। ए बोले तो सिर्फ ए में, बी बोले तो सिर्फ बी में, सी बोले तो ए एंड बी दोनों, और डी बोले तो किसी में भी नहीं। बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू अंदरूनी मूल्य किस में होगा? एक आपकी कमोडिटी मनी है, कमोडिटी मनी को आप बोलते हो वस्तु मुद्रा। दूसरी आपकी है मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा, ठीक है। तो इन दोनों में, कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी, इन दोनों के बीच में इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें होगी? सिर्फ कमोडिटी मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, सिर्फ मेटेलिक मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, या दोनों में ही वैल्यू होगी, ठीक है, या दोनों में से किसी में भी नहीं होगी? क्या कहते हो आप लोग? राइट, सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो दोनों में होगी। चलो ग्रेट है, इधर तो को तुमको समझ में आ गया है।
ठीक है। सो इम्पोर्टेंट मेटालिक मनी की बात कर लेते हैं। जो हमारे इंडो ग्रीक किंग्स थे ना, गुप्ता रूलर्स फॉर दैट मैटर, कुषाण किंग भी थे, गुप्ता, ठीक है। इन सब ने क्या किया था, गोल्ड कॉइन्स शुरू किए थे, ठीक है। बट इनके जो कॉइन्स थे ना, गुप्ता हो गए, इनके इनके कॉइन्स बड़े मस्त होते थे, बड़े सुंदर होते थे। और एक बड़ा ही मतलब एक कॉइन था जिसमें ये भाई साहब अपनी रानी के साथ है, उस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर जो छापा गया है, ठीक है, अपनी रानी के साथ है और वहां पे ये वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा एक बार आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ भी है, किस किंग ने इशू किया था जहां पे वो अपनी क्वीन के साथ मतलब उस पर फीचर हुआ है वीणा बजाते हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें से ना इंडियन हिस्ट्री में से आप उठा के थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो आपका दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत में जो यूज होता था उस टाइम पे रुपया रुपया यूज नहीं होता था, उस टाइम पे सिल्वर का टंका यूज होता था। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत सल्तनत दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चांदी का टंका यूज होता था, टंका, ये सिल्वर का होता था, ठीक है। अकबर ने आके मुहर शुरू कराई थी अकबर के टाइम पे, ठीक है। जो हमारे शेर शाह सूरी करके बंदा था, आपको पता ना, इसका बिहार में सासाराम में इसका मकबरा है, शेर शाह सूरी, ठीक है। इसकी करेंसी का नाम था रुपया। क्लियर है यहाँ तक या नहीं गाइस? आप लोग साइलेंट हो जाते हो ना, मुझे इस पे समझ ही नहीं आता कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेटेड तो रहो भाई। इतना क्लियर है तो आगे चले, नहीं क्लियर है तो फिर नहीं चले। यस, नो, मे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जो आपकी मेटालिक मनी है ना गाइस, ठीक है, मेटालिक मनी ये दो तरह की हो सकती है। आपकी एक तो फुल बॉडेड, ठीक है, और आपकी एक हम बोल सकते हैं इसको टोकन, ठीक है।
फुल बॉडी का फुल मतलब हो गया ये आपका, हिंदी में आप उसको बोलते हो प्रतीतात्मक। प्रतीतात्मक सही है, गलत लिख दिया? प्रतीकात्मक कात्मक, ठीक है शायद, ठीक है, प्रतीकात्मक है। फुल बॉडी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर क्या है, कोई मिक्सचर वगैरह नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर ना पूरा का पूरा ठूस ठूस के मेटल भरा है आपने। ठूस के मेटल भरा हुआ है पूरा का पूरा ना, ठीक है, मतलब पूरा ही ढंग से भरा हुआ है मेटल, फुल बॉडेड है। टोकन कॉइन्स में क्या होता है, टोकन कॉइन्स में कोई सस्ती वाली ना एक यूज कर लेते हैं, और उसमें जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल बॉडी कॉइन का मतलब हो गया कि एक ऐसी बॉडी ली, जैसे मान लीजिए सोने का सिक्का है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड पे आपने मान लेते हैं 10 रुपए का आपने कॉइन कॉइन बना देते हैं 10 रुपीज का। जो गोल्ड की अपनी वैल्यू है तो हजारों में हो गई, बट इसका जो अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपीज, मतलब सिक्का ये 10 रुपए का है, लेकिन अगर वो उस 10 रुपए को हटा दो, सिर्फ मेटल की वैल्यू के बारे में बात करो तो हजारों रुपए की। तो ऐसे कॉइन्स, ऐसे सिक्के जिसपे हो गया, जो आपकी अंकित है ना, जो आपने मनी जो उसके ऊपर बनाई हुई है, ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, वो अगर कम होगी, मतलब कम होगी जो उसकी एक्चुअल मेटालिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ऐसे को क्या बोलोगे आप, फुल बॉडेड कॉइन्स। प्रतीकात्मक में क्या होगा, अगर फेस वैल्यू आपकी ज्यादा होगी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसको आप क्या बोलोगे, टोकन कॉइन। इधर तक समझ आएगा, आया है कि नहीं आया है? अकबर के टाइम पे मुहर, मीना नहीं है वो, मुहर है, मुहर, MUHR। मेरी राइटिंग तो ऐसी मोती के दाने हैं। दैट इज मुहर। आगे बढ़े। यहाँ इतना समझ आएगा ना, फुल बॉडेड कॉइन्स और तुम्हारा टोकन कॉइन्स, इसमें क्या है, आपका फेस वैल्यू जो है वो कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और इस केस में आपका फेस वैल्यू जो है वो ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू से, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे किंगडम्स थे वो सारे कमजोर होने लगे, जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खत्म होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए गोल्ड कॉइन्स है ना, गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे किंगडम कमजोर होगा तो क्या करेगा, गोल्ड कॉइन्स को या तो इसमें मेटल की क्वांटिटी कम करता जाएगा, या फिर क्या करेगा, कोई और मेटल के कॉइन स्टार्ट करवा देगा जो कम प्रीसियस मेटल होगा, ठीक है, ठीक है। तब गोल्ड कॉइन्स, जो कॉइन्स के अंदर मेटल की क्वांटिटी कम करते हैं उसको बोलते हैं डिबेसमेंट, ठीक है। ठीक है, सिक्के में धातु की मात्रा को कम कर देना, ठीक है।
ठीक है सर। इसी तरह से आपके जो टोकन कॉइन जब स्टार्ट हुए थे ना, आपको पता होगा, कुछ याद है तो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो तुगलक पढ़ा होगा आपने, ऐसे लिखते हैं तुगलक, एल, ऐसे था तुगलक, TUGHLAK, तुगलक। ठीक है, इसे क्या किया था 1330 के आसपास। ठीक है, इसने मेटल कॉइन स्टार्ट किए थे। ठीक है, जिसमें इसने कुछ भी स्टैम्प नहीं लगवाया था। लोगों ने क्या किया था, चांदी वांदी जो चल रहा था ना उस टाइम पे, वो अपने घर में रखना शुरू कर दिया था, और इसके नए नए सिक्के डालना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक हमारी एक्ट है, क्वाइनेज एक्ट 2011, क्वाइनेज एक्ट 2011। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आप सिक्के नहीं पिघला सकते, सिक्के पिघलाना एक अपराध है। सिक्के पिघलाना एक अपराध है। हाँ, वही सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी, उसी को तो बोल रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलें या बंद करें, ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा क्लास फैक्चुअली ज्यादा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से नया एक चैप्टर शुरू होगा ना, पेपर बनी। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए थे तुम्हारे? चलो इस पे करेक्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो दोबारा से देख लो, और अगर फिर भी गलत होंगे तो विल सर्टेनली लुक इनटू इट। आइडली नहीं होना चाहिए यार। कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं मिला था? सोल्यूशन मैंने एक में ही रखा था, सोल्यूशन सब में था नहीं, बिकॉज अगर तुम लोग अगर कहीं फंसते हो ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको समझाऊं। ठीक है, वहां मैंने लिख के दे दिया तुम्हें सोल्यूशन, तो फिर मजा नहीं है। ठीक है, सो सोल्यूशन जो होगा वो बाहर के लोगों के लिए होता है, कि जो नहीं आ सकते, बट कोई बाहर ही नहीं है यार, जिसको भी आना है देन दैट पर्सन इज मोस्ट वेलकम। अच्छा, वो सोल्यूशन नहीं दिखता? मैं देखता हूँ कि क्या है उसके अंदर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए आइडली। चलो देखता हूँ मैं आज, लेट मी सी। ठीक है, सो इट वाज नाइस। कल से हम कर लेंगे पेपर मनी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, वहां पे नन ऑफ दी अबव मैंने डाला हुआ है ना, वहां पे 8 दिया नहीं था। 8 से निकलता है तो मैंने 8 लिखा नहीं ना, वहां पे नन ऑफ दी अबव दिया था ना क्वेश्चन में।
करेक्ट। तो देखता हूँ तुमने कौन सा गलत किया, विल लुक इनटू इट। ठीक है, होप ये समझ आ गया होगा गाइस, ये हमारा सेशन इकोनॉमी का अभी बहुत शुरुआत है गाइस, थोड़ा सा इसको लाइटली नहीं लेने का। अभी आपको लग रहा है कि बहुत आसान है और बिल्कुल ना, मतलब बिल्कुल धांसू से चल रहा है, ठीक है। बट अगर ये छोड़ दिया ना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। ठीक है, दूसरा ये है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। टेस्ट जब भी आपको दिया जाता है, वो टेस्ट जानबूझ के बना के दिया जाता है, और उसमें सीरियसली यार टाइम लगता है, मतलब वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस मैं उठाए मैंने डाल दिए। मैं सिर्फ ये सोच के उस पर जाता हूँ, सो दैट अगर आप लोग वो क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ जितनी मर्जी मैं मेहनत कर लूँ, ट्रस्ट में मुझे क्लास लेने के लिए, जब मैं क्लास लेने के लिए भी आता हूँ ना, ठीक है, तो उससे पहले भी आकर के अगर मैं पीपीटी बनाने बैठता हूँ, पीपीटी में 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। ठीक है, इतना सब होने के बाद जब मैं क्लास लेता हूँ, क्लास जो भी आपकी आती है, तो उसमें भी गाइस आप देख रहे हो मेहनत कितनी होती है। और मैं मेहनत तब कर रहा हूँ जब, कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू गाइस। और ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है, ये सब कुछ जो एक मुहिम सा हमने चलाया है, जो हमने ऑपरेशन सा शुरू किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके लिए है। मुझे अभी कुछ नहीं करना, सिंपली सा आई कैन गो फॉर अगेन, या तो मैं ऑफलाइन करूँ तो मैं ऑफलाइन, अदरवाइज किसी इंस्टीट्यूट के साथ आराम से जाके जुड़ सकता हूँ यार, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। कल परसों मैं किसी के साथ बात कर रहा था, लाइक वो चाहते थे कि मैं उनके साथ आ जाऊं एंड ऑल, तो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बड़ा सही सा बोला कि देखो, ये पूरा जो हिसाब किताब होता है, दैट इज गिव एंड टेक। ठीक है, जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर, दैट इज अराउंड गिव एंड टेक। ठीक है, इंसान को जब तक उसके पास से कुछ जाता नहीं ना सिग्निफिकेंटली, ठीक है, तब तक उसको कदर नहीं होती उस चीज की। ठीक है, पीयूष नोज अबाउट इट कि जो क्लासेस मैं लेता हूँ, राइट, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस आई टेक दीज क्लासेस। और आपके विम्स एंड फैंसीज होते हैं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं लाइव नहीं देखूंगा, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, राइट। यहाँ तक कि जो क्लासेस की टाइमिंग्स भी थी ना, मैंने जानबूझ के आप लोगों के अकॉर्डिंगली रखी है। ठीक है, पीपल लाइक सुजाता, चैतन्य, संजना, ठीक है, आप बोलो, आप लोगों के अकॉर्डिंगली है ना सारी की सारी टाइमिंग्स। आपने मुझे बोला सर इस टाइम पे ये लोग सब फ्री हो जाते हैं, ठीक है, सब फ्री हो जाते हैं सर, हम वी विल बी देयर। नाउ टेल मी वन थिंग, इतना सब कुछ करने के बाद यार, एक हफ्ता ना पूरा ढंग से मेहनत करने के बाद, आपको दिलो जान से पढ़ाने के बाद, मैं आपको टेस्ट देता हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 10 थे, 42 में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करते हो, और जबकि कल क्लास नहीं थी। फिर आप अंदर ना दिमाग में फितूर पैदा करके रखते हो, सर सिलेक्शन तो हो ही जाएगा सर, इस बार तो मैं फोड़ के रहूंगा। अबे क्या तुम फोड़ दोगे भाई लोग? ये सिलेक्शन जो है ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो जिसके आप सपने बुन के चल रहे होते हो ना, जो आप इंटरनेट पे आप देखोगे, यूट्यूब पे आप देखोगे, इंस्टीट्यूट्स में देखोगे, आप जो लोग बेच रहे हैं, ये सपने जो आप खरीदने चले जाते हो ना, एक्चुअली ये सपना ना बिट्स एंड पीसेस में होता है। जो आप डे इन डे आउट जो एक्टिविटीज कर रहे होते हो ना, इन्हीं सब का निचोड़ एंड में जाके जो मीठी थाली आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिपेंड करता है कि आज आपने शुगर का एक दाना इकट्ठा किया या नहीं किया। छोटे छोटे पीसेस में होता है ये, जितने क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं ना, ठीक है,
आज तुम लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, कल को पेपर में यही रखा होगा। जब आपको समझ आएगा, अच्छा अच्छा पहली क्लास में तो मैंने पढ़ा था, बट आपने ना तो उसको रिवाइज किया, ना उस पे आपने कभी इतना फोकस किया। इतने सिंपल से क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी में जानबूझ के घुमा के रखे थे सो दैट आपका दिमाग काम करे। आई एम हैप्पी, जो 3 लोग जिन्होंने दिया है, एक के तो बेचारे के 10 नंबर है। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। एंड ट्रस्ट मी, जब हम उस टाइम पे होते ना कि ट्रेन दी ट्रेनर, ट्रेन दी टीचर, उस टाइम पे बोला जाता था जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर सही से अ, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो टीचर इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। और हम उसी चीज पे करते आ रहे थे भाई, स्टार्टिंग से। जब से आज 10-12 साल हो गए, हर एक साल में यही हो रहा है। यही हम सोचते हैं, अच्छा ठीक है, ये नहीं समझ आया तो उसको किस तरीके से, दूसरी तरीके से समझाया जाए सो दैट स्टूडेंट्स को समझ आए। जितने भी जितने भी भयंकर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उनको तोड़ के बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में किस तरह से हम उसको समझाएं, किस तरह से हम डेली लाइफ के रूटीन के एग्जांपल्स दें सो दैट इनके दिमाग में घुसे। बट अगर प्रण ले लिया है कि नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, सर आप जो मर्जी कर लीजिए, मुझे नहीं पढ़ना, तो भाई साहब फिर आपको दुनिया का कोई भी टीचर जितना मर्जी, जैसे मर्जी हो, आपको नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। और ट्रस्ट मी, मैं इस तरह से यार कर्टेसी तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं 4-4 घंटे आपके लिए लगाऊं, फिर उसके बाद आप आओ एहसान करके निकल लो। दैट आई ऑल्सो कांट डू। मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है कि आपकी आपके एंड से मेहनत आएगी। यू गाइज विल पुट इन योर हार्ड वर्क। मार्केट में आप थे, आप जाते थे वहां पे, आप जहाँ पे कोचिंग ले रहे हो वहां पे आप पैसे देके टाइम वेस्ट करते थे अपना, तो आपको थोड़ा सा दर्द जरूर होता होगा। यहाँ आपको हो सकता है अपने टाइम की कदर ना हो, मुझे अपने टाइम की बहुत कदर है। एंड जैसे मैंने पहले बोला है, इवन इफ वन पर्सन इज देयर इन द क्लास हु इज सीरियस इनफ, आई विल टेक दैट क्लास। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं पीयूष को देखता हूँ ना, आई आई फाइंड हिम, आई मीन टोटली लाइक, पीयूष हो गया, अंशु हो गई। अंशु चाहे जब क्लास देख रही होती है ना, उसका पास फोन नहीं होता है। उसके फादर शाम को आते हैं, उसके फादर शाम को आते हैं, तब जाके वो क्लास देख रही होती है। यार ट्रस्ट मी, आई नेवर वांटेड टू लाइक, मैं इस तरह से बात करना ही नहीं चाहता था। मैं कल से बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ था जब से मैंने ये देखा था कि यहाँ सिर्फ 3 लोगों ने टेस्ट दिया है। और मुझे इस तरह से बात भी नहीं करनी थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग में ना एक वो जो टीचर वाला हिसाब किताब है ना, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट यू गाइस। आई एम हैप्पी, अगर सीरियसली अगर नहीं पढ़ाई करनी है, प्लीज डू नॉट कम टू द क्लास। मुझे आप मैसेज डाल देना, सर मैं क्लास नहीं लेना चाहता, आई एम ओके विद इट। Chaitanya, anyone who is not interested, please tell that person not to come into the class. कल को जब रिजल्ट्स आएंगे ना, पता लगे कि रविंदर से कोई किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, नोबडी हैज क्लियर्ड प्री, तब ये नहीं देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। तब आता है कि यहाँ टीचर बेकार था। तो अगर मेरे पास बैठे हुए 5 बच्चे हैं ना, 5 में से मैं 4 का सिलेक्शन करा लेता हूँ, 5 का सिलेक्शन करा लेता हूँ, 3 का सिलेक्शन करा लेता हूँ, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, मुझे 50-50, 100 की भीड़ नहीं चाहिए जहां 100 लोग पढ़े तो सही, लेकिन रिजल्ट वही 3-4 का है।
प्लीज गॉड से मुझे ये फोन करके मत बोलना सर इस बार मैं निकाल दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मुझे आपके जितने हैं ना वो होते हैं ना जो पूत होता है ना उसके पैर जो होते हैं ना पालने में ही दिख जाते हैं। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर टुडे, बट ये दिस इज हार्श रियलिटी, ट्रस्ट मी। ठीक है, आपने सच में नहीं पढ़ाई करनी है, तो जब पढ़ाई नहीं करनी है प्लीज फिगर आउट सम ऑल्टरनेट मीन्स, ताकि आपको ये रियलाइज ना हो आगे जाके कि आपने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया। ठीक है, आप किसी घुमार में ना रहे। बाकी जो आपकी ज्योग्राफी है, जो इकोनॉमी है, मैं वहां से लेके चल रहा हूँ जहां से आपको बिल्कुल भी ना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा के दे रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ कर लीजिए। ठीक है, अब ये नोट्स जो है ना इकोनॉमी के, मैं अभी इस वाले बैच से नहीं दे रहा, नेक्स्ट वाले से दूंगा, सो दैट कम से कम लिखने के बहाने आप क्लास में रहोगे। ठीक है चैतन्य, फॉर योर क्वेश्चन, यस, क्लास हमारी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रहेंगी। ठीक है, टाइमिंग वही है, 1:15 हमारी पहले फिजिकल की क्लास हो रही है, ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। दूसरी क्लास हमारी पौने 2 बजे, पौने 3 बजे जो क्लास हमारी है वो है आपकी इकोनॉमी की। ठीक है, दैट इज द फिक्स टाइमिंग्स। इसके अलावा हम कुछ चेंजेस इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, होप दैट मेक सेंस। ठीक है, बाकी इस कोर्स को आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को दे दो, यूट्यूब चैनल है आप उसमें दे दीजिए। ठीक है, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दो, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दो, है ना। पीपल हु आर फेसिंग चैलेंजेस, हो सकता है कोई जेन्युइन बंदा हो जो सच में जिसको प्रॉब्लम्स हो घर में, ठीक है, उनको थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड वन अहेड। जय हिंद।